नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। आइए बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित के कामयाबी बैच में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो भी वृत्तों से संबंधित आकृतियां होती हैं उनके आज आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, पूरा चैप्टर, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है आपको। बच्चों वास्तव में आपने वृत्त जैसी आकृतियां बहुत देखी हैं, है ना। एक आपका साइकिल का पहिया, ठीक है, कार का पहिया, आपने बर्थडे वाला केक देखा होगा, वो भी वृत्ताकार होता है। आपने किसी वार्सल को देखा होगा, वार्सर जो होता है ना, वार्सर भी होता है, वो भी वृत्ताकार आकृति होती है। बहुत ढेर सारी ऐसी आकृतियां हैं जो वृत्ताकार होती हैं। इस टाइप की देखो ध्यान दें, ये आकृति आपकी वृत्त आकृति कहलाएगी। ये देखो वृत्त हो गया, है ना। ये सारी आकृतियां जो भी इस टाइप की आकृतियां हैं वो क्या हैं, वृत्त हैं बच्चों। अब बात करें, देखो ध्यान दें, अगर यहां से हम स्टार्टिंग करें इस और हम यहां ऐसा पूरा परिक्रमा कर लें, एक पूरा परिक्रमा कर लें, तो ये जितनी दूरी होती है ये टोटल दूरी उसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अगर एक पूरा चक्कर घुमाएं और जितनी दूरी चली जाएगी वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। परिधि, ठीक है, परिधि, ठीक। ये पूरी आकृति आपकी परिधि कहलाती है। ये यहां से यहां तक ये पूरी दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इतनी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों एक बात समझो, ये आपका इसका देखो सेंटर मानी केंद्र होता है। यहां अगर यहां से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये इसकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाता है। ये टोटल क्या है? ये इसका व्यास है, व्यास, ठीक है। और व्यास का जब आधा कर देते हैं तो उसकी त्रिज्या हो जाती है, ये भी आपको पता है ना। वृत्त को कहीं दोनों सिरों पर टच करे और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसका व्यास कहलाती है। व्यास में और इस परिधि में बच्चों एक निश्चित संबंध होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। यहां पर आप इसको याद रखिए कि जो परिधि है और परिधि और ये जो व्यास है इसका एक निश्चित अनुपात होता है और इस निश्चित अनुपात को हम पाई से डिनोट करते हैं। याद रखिए, वृत्त का जो परिमाप परिधि है, परिधि या परिमाप एक ही बात है। परिधि या परिमाप एक ही बात है। तो जो परिधि होता है और ये व्यास होता है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है और इस अनुपात को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पाई से डिनोट किया जाता है, या इसको हम ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर इसको ऐसे लिखें कि जो परिधि है वो परिधि बराबर हो जाएगी पाई गुणे व्यास के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दें, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, और व्यास आपको पता है यदि त्रिज्या आर होती है, ध्यान से समझो, ये त्रिज्या है आर, यदि त्रिज्या आर है तो इसका व्यास कितना कहलाएगा? 2r, क्योंकि ये भी देखो यहां से यहां तक आर है ना। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो व्यास को हम 2r लिख सकते हैं। याद करिए, परिधि बराबर होता है, देखो ध्यान दें, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। देखो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है। अगर आर उसकी त्रिज्या है तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। इतनी बात ठीक है। अब देखो और थोड़ी सी बात समझो, इसका हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब तक तो आप बहुत पीछे से छोड़े आए हो, बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लिखते हैं पाई गुणे आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। ये पाई जो है, जैसा कि हमने बताया कि पाई जो है वो परिधि और व्यास का अनुपात है। बच्चों आर्यभट्ट ने इस पाई का जो वैल्यू दी है वो लगभग 3.1416 के बराबर होती है। पाई का कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लगभग इसका मान 3.1416 के बराबर होता है। गणना करने के लिए, गणना को आसान बनाने के लिए पाई का मान 3.14 यूज किया जा सकता है। कहीं इसको अगर थोड़ा सा इस प्रकार से भी देखो लिख सकते हैं, 22/7 लिख दें। 7 का अगर 22 में भाग करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 ही आएगी। तो यहां गणना को आसान बनाने के लिए पाई की वैल्यू को हम 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से समझो, और कुछ बातें आगे की समझनी है आपको। इसको पहले नोट कर लें, ठीक है, इसको पहले नोट कर लें
इसके और आगे की कुछ बातें हैं, इनको भी देखो थोड़ा गौर से समझें, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और बातें आगे समझनी है, देखो समझो। अब हम क्या करते हैं, इस वृत्त से कुछ और आकृतियां देखो बनाएं। ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया है ना, ये केंद्र है इसका। यहां से अगर हम इसको इस प्रकार से देखो, यहां से ये एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है ना, ये ओ केंद्र है। यहां से हमने त्रिज्याओं से इसको इतने भाग को काट लिया, देखिए ये इतना भाग हमने काट लिया, ये भाग, ठीक है, ये भाग हमने काट लिया। इस भाग को बच्चों कहते हैं त्रिज्यखंड। इसका नाम क्या है, त्रिज्यखंड है नाम इसका। क्यों है त्रिज्यखंड भाई, त्रिज्य का ये खंड, त्रिज्याओं के द्वारा ये खंड कटा हुआ है, वृत्त का ये खंड है, त्रिज्याओं के द्वारा कटा है, इसलिए इसका नाम है त्रिज्यखंड। बच्चों यहां से देखिए, इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, ध्यान से समझिए, इसका जो त्रिज्यखंड का जो कोण है, ये वाला कोण इसका त्रिज्यखंड का कोण कहलाएगा। यदि ये त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, यदि ये त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो बच्चों यहां पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, याद रखना है बस, केवल और केवल। यहां पर त्रिज्या ये देखो हमें प्रश्न में दी जाएगी, ये त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है, जो केंद्र पर कोण बनता है थीटा, उसको आपको यहां लिखना है। पाई आपको पता है 3.14 इसकी वैल्यू होती है ना, या 22/7 कहीं रख सकते हो। अगर कभी भी याद रखो कि पाई का मान 22/7 भी लिखा जा सकता है, 3.14 भी लिखा जा सकता है, लेकिन पाई का मान 22/7 तब रखना जब आर का मान 7 हो या 7 का गुणज हो। 7 या 7 का गुणज है तो पाई का मान 22/7 रखने में गणना बिल्कुल आसान तरीके से हो सकती है, ये 7 कैंसिल हो सकता है। इसलिए 7 के गुणज में अगर ये आपकी आर की वैल्यू दी जाए तो आपको पाई का मान 22/7 लिखना है, अदरवाइज 3.14 लिखना है। ठीक है, तो ये देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इतनी बात ठीक है। देखो बच्चों एक बात और बता दें कि अगर केवल त्रिज्यखंड लिखा हो तो इस त्रिज्यखंड की बात करोगे भाई, त्रिज्यखंड तो ऊपर भी है ना, ये इसको क्या कहोगे आप, दीर्घ त्रिज्यखंड कहोगे, और इसको कहोगे लघु त्रिज्यखंड। कभी लघु त्रिज्यखंड नहीं लिखा मिलेगा, अगर त्रिज्यखंड मिलेगा तो इसका मतलब आपको लघु त्रिज्यखंड ही समझना है। ठीक है, अगर कभी त्रिज्यखंड लिखा मिले तो इसका मतलब आपको लघु त्रिज्यखंड समझना है, दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं समझना है। और अगर बाय द वे दीर्घ त्रिज्यखंड स्पेशली आपसे यहां पूछता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे ज्ञात करोगे। देखो याद करो भाई, यहां पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु के क्षेत्रफल को, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब यहां पर आपको लिखना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में लिख दें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको देखो यहां पर घटाना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दें तो आपका ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से ये वाला क्षेत्रफल जो ए हमने बनाया है इसको आपको घटा देना है, बस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है भाई। इसके बाद देखो, अब यहां पर आपने दो बातें सीखी, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके बाद देखो आप वृत्तखंड की बात करें, वृत्तखंड क्या होता है, देखो ध्यान दें, वृत्तखंड की बात करें। वृत्तखंड का क्या होता है बच्चों, ध्यान दें। वृत्तखंड का मतलब यह है कि वृत्त का एक खंड काटें, जैसे आकृति यहां पर बना दें, ये है आपका एक कोई वृत्त, ठीक है, ये आपका कोई वृत्त है, और इस वृत्त का ये देखो केंद्र है, और अगर आपसे ये कहें कि यहां से यहां देखो हमने एक जीवा खींच दी ए बी, इस जीवा ने वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया, इस जीवा ने वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। बच्चों जीवा तो पता है ना,
जीवा का मतलब है एक ऐसी वृत्त के अंदर रेखा खींची जाए जो वृत्त को दो जगह से काट रही हो, लेकिन याद करिए कि ये केंद्र से होकर ना जाए। यदि ये केंद्र से होकर चली जाएगी तो इसी को व्यास कहते हैं। बस इतनी बड़ी छोटी सी अंतर है इसमें। यहां जीवा में और व्यास में देखो क्या अंतर है। जीवा, ये भी देखो ध्यान दें, ये जो व्यास होता है ना वो भी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यहां पर ये व्यास से छोटी होती है, इसलिए केंद्र से होकर नहीं जा सकती। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, इसी को हम व्यास कहते हैं। और यदि केंद्र से होकर ना जाए, थोड़ी सी कम कर दें, थोड़ी सी भी कम कर दें या थोड़ी सी ज्यादा कर दें, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ी ज्यादा। देखो व्यास से बड़ी तो हो नहीं सकती, है ना। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र के इधर से होती हुई जा सकती है ना, केंद्र के इधर से होती हुई जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो है जीवा जो होती है वो व्यास से छोटी ही होती है, बड़ी नहीं हो सकती। तो ये आपकी कोई जीवा है, और ये जीवा ने क्या काम किया, इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। देखो बच्चों, यहां पर एक छोटा भाग है, इसलिए इस भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो यदि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। देखो बच्चों, यहां से इस प्रकार, जैसे अभी आपने त्रिज्य खंड की बात करी, ये आपका देखो ध्यान दें, ये आपका कोण थीटा है। तो अगर बात करें त्रिज्यखंड की, तो ये देखो ओ ए, ये पूरा त्रिज्यखंड है। चलो यहां पर एक दूसरा और कोई नंबर सी नाम डाल देते, ठीक। तो ओ ए सी बी, ये पूरा आपका त्रिज्यखंड है। और इस त्रिज्यखंड में से यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, ध्यान से समझो, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो ये जो आपका ये निकला है, ये वाला, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। पक्की बात है। क्या करोगे, देखो फिर से समझो। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या लिखना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखना है, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें घटाना पड़ेगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल को अगर घटा दें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा दें पूरे क्षेत्रफल में से, ध्यान से समझो, यहां से ये आपका देखो पूरा त्रिज्यखंड इतना है, और इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये जो चेक बनी है, ये आपका लघु वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो लघु वृत्तखंड का मतलब भी वृत्तखंड ही है, याद करना है। ये लघु वृत्तखंड कभी नहीं लिखा मिलेगा, केवल वृत्तखंड मिलेगा, ठीक है। अगर बाई द वे कभी लघु वृत्तखंड मिलता है, या ऊपर वाला ये देखो दीर्घ वृत्तखंड है, ऊपर वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे वाला लघु वृत्तखंड है। तो अगर आपको वृत्तखंड मिले तो आप लघु वृत्तखंड ही निकालना, दीर्घ नहीं निकालना है। और यदि आपको लिख के ऐसा देता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। बस इतना काम करना है। और मेरे ख्याल से पूरे ऑल ओवर चैप्टर में इतनी सी बात है। जितने सवाल आएंगे सब इन्हीं पर आधारित होंगे। केवल और केवल वृत्त के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हो सकते हैं, कभी वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो सकता है। बाकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पूछा जा सकता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या इधर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, देखो बच्चों यहां पर इसको क्या कहते हैं, लघु कह दें, कोई बात नहीं, लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, इसको कहते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इस एरिया को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये वाला इतना ऊपर वाला ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, और ये नीचे वाला जो हमने छायांकित किया है ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। और इसी प्रकार यहां से देखो जो हमने छायांकित कर दिया है, ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहें या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं। और जो छायांकित नहीं है, ऊपर का जो शेष बचा है, इस पूरे को क्या कहते हैं, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी बच्चों आपको जैसे बात करें, जैसे अब अगर कभी वृत्त की
के अलावा की बात करी जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा वर्ग बहुत अच्छे से जानते हो आप, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, लंब और आधार वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल बटे 2 लिखते हैं, या ये कहें आधार और ऊंचाई बटे 2 लिख सकते हैं, है ना। अगर हमसे कोई कहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो बच्चों याद रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जरूरत कहीं पड़ सकती है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर याद रखना है √3/4 गुणे भुजा वर्ग। याद करिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो एक भुजा हमें दी जाएगी तो उसका हमें स्क्वायर करना है और √3/4 से गुणा करना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा वर्ग होता है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए कहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो आपको लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल की कहीं जरूरत पड़े, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाओं का आपस में जब गुणा करते हैं, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की हम 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं की बात करें, आमने सामने वाली बराबर होती है और ये सामने इसके बराबर होती है, तो इस प्रकार से लंबाई दूसरी लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई दूसरी चौड़ाई के बराबर होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल हम याद कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हमें जरूरत पड़ेंगी इन वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। वृत्तों से संबंधित जितनी भी आकृतियां हैं उनके लिए बस इतने ही फॉर्मूलों की जरूरत है। आइए बच्चों इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, तो अब देखिए बच्चों प्रश्न यहां से लिखा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। बच्चों यहां से बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 3 या 4 नंबर आपको लेने होंगे, बिल्कुल एकदम आसान तरीका होगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। यहां से केवल और केवल 2-3 टाइप हैं, एकदम 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तो बस एकदम सारी फंडा एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको हर प्रकार का प्रश्न यहां से मिलेगा। देखो प्रश्न कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, बहुत अच्छी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो ध्यान दें, एक वृत्त आपका देखो ये है, हम चित्र से बताने की कोशिश करें, एक वृत्त आपका ये है, ठीक है, ये आपका पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या यहां पर दी गई है 8 सेंटीमीटर। यहां पर एक दूसरा वृत्त और है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। देखो यहां 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लें, ये इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न ऐसा कहता है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का योग कर दें, दोनों के क्षेत्रफल का योग कर दें, और योग काय के बराबर है, योग इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या, देखो ध्यान दें, इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है और इसका क्षेत्रफल काय के बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ऐसा प्रश्न कहता है। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर इस वाले आर वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल है, और तब इस आर का मान कितना होगा ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लें प्लस इसका क्षेत्रफल निकाल दें बराबर इसके क्षेत्रफल के कर दें, आर का मान ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है। तो यहां पर आपको लिखना है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस यहां लिख दें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये काय के बराबर हमें लिखना है आर, जिसकी त्रिज्या आर है, इस आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हमें लिखना है। प्रश्न कहता है, वैसे ही हमने किया है अपनी तरफ से कुछ नहीं, प्रश्न कहता है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर काय के है, इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ऐसा प्रश्न कहता है। तो मान लिया हमने इसकी त्रिज्या आर होगी, तो बस इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें। देखो ध्यान दें, इसका क्षेत्रफल होता है देखो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
पाई गुणे आर, और आर का मान 8 लिख दें भैया, 8 का स्क्वायर कर दें। तो अब ये इसका क्षेत्रफल देखो ये हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुणे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका क्षेत्रफल ये हो गया। इन दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर काहे की करना है, इसके क्षेत्रफल के करना है, और इसका क्षेत्रफल पाई गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहां से देखो आप देख सकते हो, पाई हर जगह से कॉमन लेके आप कैंसिल कर लो, तो यहां कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहां 6 का स्क्वायर, और यहां पर आर का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल। पाई पाई पाई, पाई का पूरे इक्वेशन में भाग कर दिया। 8 का स्क्वायर 64 लिखोगे, 6 का स्क्वायर 36 लिखोगे, इधर आर स्क्वायर, तो यहां से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू 36 और 64 का योग 100 करोगे, बस 100 का वर्गमूल लें, आर का मान 10 सेंटीमीटर निकल आएगा। देखो कितना सिंपल है ना, सिंपल, एकदम सिंपल। आपको क्या करना है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को के क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ना है, और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हमें रखना है, बस आर का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 30 अंश दिया गया है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो यहां पर एक चित्र बना लो भाई, एक त्रिभुज बना लो, सॉरी वृत्त बना लो एक, ठीक है। और ये वृत्त कितना त्रिज्या का बनाना है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, ये आपका केंद्र हो गया। और प्रश्न कहता है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसका कोण 30 अंश है। देखो ध्यान दें, 30 अंश कोण का आपको यहां पर एक त्रिज्यखंड बनाना है। देखो कोण बनाना है 30 अंश, ये केंद्र O हो गया, यहां पर A यहां पर B डाल लें, तो ये आपका देखो एक त्रिज्यखंड है जिसका कोण कितना है, 30 अंश है, ये देखो इतना। ठीक है, इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और इसके क्षेत्रफल के लिए हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है। देखो ध्यान दें, इसमें 4 सेंटीमीटर इसकी ये त्रिज्या दी गई है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी पक्की बात है। तो यहां पर आपको लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड हमने जैसा कि आपको बताया था कि अगर त्रिज्यखंड लिखा है तो इसका मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बाय द वे इस प्रश्न में तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ दिया गया है, तो ऊपर वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो यहां तो हमें त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल इस वाले का करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र जानते हैं, होता है कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है। बिल्कुल एकदम से पक्की बात, यही लिखना है, हर प्रश्न में यही लिखना है। पाई आर का मान लिखना है 4 और इसका स्क्वायर कर दें, थीटा का मान 30 अंश लिख दें, और बटे में नीचे आपको 360 ज्यों का त्यों लिखना है। देखो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 हो जाएगा, है ना। तो आपको लिखना है पाई का मान 3.14 प्रश्न में दिया गया, पाई का मान 3.14 लिख लें। 4 का स्क्वायर करोगे 16 लिखना है, और बटे में नीचे 12। ठीक है, 4 तिया 12, और 4 से इसको काटें, 4 चौको 16, सिंपल। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, 4 का पहले गुणा करना है, बाद में 3 का भाग कर देंगे। 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, और यहां दशमलव लगा दें, और 4 तिया 12 लिख दें, और बटे में नीचे ये 3 से भाग करोगे तो 3 चौको 12, 3 का भाग देखो, 3 चौको 12, दशमलव लगा दो, 3 एकम 3, और यहां से अब 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 लगभग, ऐसे ही लिख दें। और यहां से आगे अब आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 4.18 आप यहां लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की जरूरत है, प्रश्न कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें इतना घटा देना है, तो बस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम यहां पर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत अच्छे से जानते हो। तो पाई आर स्क्वायर पहले यहां पर देखो 3.14 लिखना है ना, 3.14, और 3.14 में हमें यहां पर आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 3.14 गुणा यहां पर 16 लिखेंगे। ठीक है, और 16 का गुणा करें तो 16 चौको 64, 4 हासिल में ये 6 हासिल में हो जाएगी, और यहां पर देखो 16 एकम 16 और 6 22 हासिल में 2, और यहां पे 16 48 और 2 50। ठीक है, ये 50 वर्ग 50.24 वर्ग सेंटीमीटर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया।
और इसमें से ये लघु वृत्तखंड का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहां से लिख दें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको लिखना है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, ये 50.24 में से हमें घटाना है 4.18 घटा देना है, आंसर यहां से मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट मिलेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, यहां से देखो 14 में से 8 घटा के यहां पर 6 लिखना है, 1 में से 1 यहां पर 0 मिलेगा दशमलव, और यहां से 50 में से 4 घटा दें तो 46, ठीक है, ये 46.0406 आगे वर्ग सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है, इसको नोट कर लें। क्लियर बात है। तो क्या करना है, देखो याद रखिए, इसके लिए तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, तो इसको तो हम सीधा फॉर्मूले से लगाएंगे और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसी को घटा देंगे लघु को, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लें, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी कार में 2 वाइपर लगे हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो हमसे प्रश्न कहता है पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ, देखो बुहार का मतलब समझते हो, जैसे बुहार का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ऐसे समझो, है ना। तो यहां पर झाड़ू से नहीं झाड़ू लग रही, बल्कि यहां पर जो वाइपर की पत्ती है, आपने देखा होगा ना, शीशे में लगी होती है, जो आगे ड्राइवर का आगे शीशा होता है, इस पर बारिश सारिश या धूल चढ़ जाती है, तो सफाई करने के लिए जो वाइपर लगा होता है, तो वो उसकी बात हो रही है। यहां पर वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर हमसे प्रश्न दे रहा है ना, और 115 अंश के कोण तक घूम के ये इस प्रकार सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। देखो यहां पर 2 पत्तियां लगी हैं, यहां पर इस प्रकार आप समझ सकते हो कि ये आपके पास देखो एक कोई शीशा है ना, ये कोई शीशा है मान लेते हैं, और यहां पर इस शीशे को साफ करने के लिए ये मान लेते हैं पूरा शीशा ये हो गया है ना, कंप्लीट, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको साफ करने के लिए यहां पर 2 ये पत्तियां लगी होती हैं, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये पत्ती ऐसे जाती है ना, ऐसे जाती है, यूं ऐसे करके ऐसे चलने लगती है ना। ये कितने अंश के कोण पर देखो लिख रहा है, 115 अंश के कोण पर ये सफाई कर सकती है। यहां पर भी लगी है, देखो ये होता है कि जब इधर वाली ऐसे आती है, दोनों एक साथ चलती है ना, एक दूसरे के ऊपर आच्छादित नहीं होती, चढ़ती नहीं है ये, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कोण बनता है एक पत्ती के द्वारा, 115 अंश लिखा है ना, 115 अंश के कोण पर ये एक दूसरे से इस प्रकार चलती हैं। तो यहां पर जितनी पत्ती ये सफाई करेगी उतनी ही सफाई ये वाली दूसरी वाली पत्ती करेगी, शायद जाहिर सी बात है। ये इसकी देखो त्रिज्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, इस पत्ती की लंबाई दी गई है जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। और ये कोण दिया गया है, ये इसका कोण पूछा गया, दिया गया 115 अंश। अब ये कितने जगह पर सफाई करेगी, इसका ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और यहां पर इसी प्रकार इस पत्ती के द्वारा दूसरी पत्ती के द्वारा बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक का क्षेत्रफल निकालें, 2 का गुणा करते हैं, चूंकि बिल्कुल जस्ट उतनी ही पत्ती की लंबाई इसमें है, देखो प्रत्येक पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो दोनों पत्तियों के द्वारा साफ किया गया बुहार के साथ, है ना, बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो हमें प्रत्येक बुहार का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर लिखना है दोनों पत्तियों के द्वारा बुहारने में, ऐसे लिख दें, हैं, बुहारने में साफ किया गया क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो दोनों पत्तियों के द्वारा बुहारने से जो साफ किया गया क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 2 का तो हमने गुणा कर दिया, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है ना। r का मतलब पत्ती की जो त्रिज्या है, जो पत्ती की लंबाई है वो उसका त्रिज्या का काम करेगी। तो 2 गुणे पाई का मान यहां पर हम देखो 22/7 लिख देते हैं, प्रश्न में नहीं गया है तो 22/7 भी लिख सकते हो या 3.14 लिख सकते हो।
यहां पर आर का मान पत्ती की लंबाई देखो कितनी है, ये त्रिज्या का काम करेगी, 25 लिख दें, 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25 लिख दें। और ये आपका जो कोण बन रहा है वो दिया गया है 115 अंश, यहां पर 115 लिख दें और बटे में 360, इसको कैलकुलेट करें, समझो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले। तो चलो देखो ऐसे इसको कर देते हैं, यहां से 2 से पहले इसको डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करें तो ये आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 का मतलब समझते हो, यहां पर अगर हम यहां से देखो ये 0 लिखा है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है ना, 180 मतलब 18 दाई 180। अब इसको हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि यहां हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, यहां से देखो 2 से अगर 5 से कैंसिल करें तो 5 पंचे 25 और 5 दूना 10। ठीक, इस प्रकार से। अब यहां 2 से और डिवाइड कर सकते हो, यहां देखो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 11 बार डिवाइड हो सकता है ना। अब आपको यहां पर 11 गुणे ऊपर 25 गुणे में 5 गुणे में 115 है ना, 115 और डिवाइड करना है आपको, यहां से गुणा करना है 7 गुणे 18। ठीक, 7 गुणे 18 सीधा 18 सत्ते 26 होता है, तो नीचे तो 126 मिल जाएगा आपको, देखो 126 लिखना है। ठीक है, ऊपर आपको अब गुणा करना है, देखो ध्यान दें, ऊपर का गुणा कर लेते हैं पहले। देखो 5 का गुणा यहां करोगे, 5 पंचे 25, हासिल से 2 लिख दें, 5 एकम 5 2 7 लिख दें और 5 एकम 5। यहां देखो हमने 5 का तो ये गुणा कर लिया, अब हमें 25 का गुणा करना है और 25 के बाद फिर इसमें 11 का और गुणा करना है, 25 गुणे 11 और लिख लें। ठीक है, तो अब यहां से देखो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 11 गुणे, अब 25 का गुणा और कर लेते हैं, है ना, 25 पंचे 125, हासिल में लिखेंगे 12, 25 सत्ते पौने 200 होता है, 175 होता है और इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो 77 87 हो जाएगा। 87 का मतलब ये 18 हासिल में हो जाएगी, है ना, 18 हासिल लिख दें। और इसके बाद में यहां से देखिए 25 पंचे 125 और 125 में यहां 18 और जोड़ दें तो 8 5 13 और यहां से 3 और 1 4, 143 हो जाएगा, 143 लिख दें। ठीक है, 143 और डिवाइड करना है, देखो ध्यान दें, डिवाइड 126 लिखा है, 126 यूं कहती हूं। ठीक है, अब 11 से और गुणा कर लें, बस गुणा करना है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। 11 पंचे 55, यहां 5 लिख लें और 11 सत्ते 77, 77 में 5 जोड़ें 82, हासिल में 8 लिख दें और 11 तिया 33, 33 में 8 जोड़ेंगे 33 में 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 41, हासिल में 4 लिख दें और इसके बाद 11 चौको 44, 44 में 4 जोड़ो तो ये आपका 44 4 48, हासिल में 4 और 11 एकम 11 और 4 15 लिखें और डिवाइड करना है 126 से, 126। ठीक है, और ये वर्ग सेंटीमीटर। अब इतना बना रहने दें, बहुत है ना, कोई समस्या नहीं है, इतना ही बना रहने दें। तो इस प्रकार दोनों पत्तियों के द्वारा बहारने में जो साफ किया गया क्षेत्रफल है वो आपका इतना हो जाएगा 15 81 25 बटे में 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार फिर से समझें कि जो आपकी ये पत्ती लगी है, देखो इस प्रकार से आपका ये शीशा होता है ना, आगे ड्राइवर के आगे जो शीशा लगा होता है इसमें वाइपर लगे होते हैं, तो इस प्रकार से ये देखो इस प्रकार से चलता है ना, ये वाइपर का जो इस प्रकार से चलता है, इसमें त्रिज्यखंड बनता है और ये त्रिज्यखंड का कोण यहां पर प्रश्न में दिया गया है 115 अंश के कोण पर सफाई कर सकता है घूम घूम के, इस प्रकार से, है ना। और ये जो पत्ती की लंबाई है वो आपकी 25 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं ये त्रिज्या है और ये एक पत्ती के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो दोनों पत्तियों के द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ये आपको चित्र बना है प्रश्न में और इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ABCD ये आपका 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग का एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और यहां APD ये देखो एक आधा वृत्त है और BPC ये एक आधा वृत्त है। तो यहां से जो छायांकित भाग है इसका केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एकदम आसान काम है। अगर यहां से चित्र से देखें तो हमें पूरे वृत्त, ये पूरा आपका वर्ग है जो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटाना है तो हमें छायांकित क्षेत्रफल का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान दें, ये पूरी भुजा 14 सेंटीमीटर यहां पर हमें दी गई है। 14 सेंटीमीटर भुजा का ये आपका एक कोई वर्ग है, और यहां भी ये भी भुजा 14 हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप बच्चों यहां से आप देख सकते हो पूरा ये 14 है, तो ये त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी 7 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, इस वृत्त की जो आधा वृत्त है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो ध्यान दें, ऐसा भी कह सकते हो आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है, इसका मतलब पूरा वृत्त हो गया समझो, है ना। या आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और 2 का गुणा कर दें तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे वृत्त, ये पूरी आकृति जो दिख रही है वर्ग, इस वर्ग की आकृति का क्षेत्रफल निकालो और इसमें से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दें तो हम छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिख दें पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमें पता है होता है भुजा वर्ग। क्या होता है, भुजा वर्ग होता है। भुजा कितनी है, 14, तो 14 का वर्ग कर दें। 14 का वर्ग 196 होता है, 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये पूरी आकृति जो बनी है वर्गाकार, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। अब यहां पर दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, देखो ध्यान दें, 2 का तो गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं, और आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसमें 2 का हमने गुणा इसलिए किया क्योंकि ये 2 अर्धवृत्त है। ठीक है, और इससे इसको आप कैंसिल करोगे तो यहां देखो पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लिख दें, और आर की वैल्यू हमें देखो कितनी लिखनी है, 7 लिखनी है, क्योंकि यहां पर पूरा ये व्यास हो जाएगा, इस आधे वृत्त का ये व्यास हो जाएगा, इसका आधा करोगे त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहां आर को हमने 7 लिख दिया, 7 का स्क्वायर कर दें तो एक साथ देखो इससे कैंसिल कर सकते हो, 22×7 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। अब पूरी आकृति जो वर्गाकार आकृति है ये 196 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें से आपको 154 घटाना है, दोनों आधे वृत्तों के क्षेत्रफल को घटाने हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। यहां लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में लिखना है दोनों अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है, देखो ध्यान दें, वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया 196, यहां लिख दें 196, और माइनस में दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमने 154 निकाला है, इसको घटा दें, बस समझो आंसर आ जाएगा। 6 में से 4 घटाओ, देखो ध्यान दें 2 बचेगा। 9 में से 5 घटाओ तो यहां 4 बचेगा। 42 वर्ग सेंटीमीटर लिख लें, है ना, 42 वर्ग सेंटीमीटर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्लियर बात। चलो ये देखो बहुत बार पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, नोट कर ले इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला एक और सवाल यहां पर है, वर्ग OABC ये आपका एक वर्ग है, और चतुर्थांश OPBQ ये आपका वृत्त, चतुर्थांश का मतलब चौथाई, है ना, चौथाई भाग वृत्त का चतुर्थांश भाग है, और इसके अंदर खींचा गया ये आपका क्या है, ये आपका एक वर्ग है। इसमें OA 20 सेंटीमीटर दिया है, यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये जो छायांकित भाग हमने कर रखा है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बच्चों सीधी बात है कि अगर हमें पूरे वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल अगर हमें मिल जाए, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल मिल जाए, और उसमें से यदि हम इतना वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सिंपल बात है। तो भाई अब एक बात तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हमें दिख रही है कि इसमें हमें त्रिज्या पता नहीं है, इसकी हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। जब त्रिज्या पता होती है तभी तो हम वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो को ध्यान से समझो, अगर O बिंदु को B से मिला दिया जाए, इस प्रकार देखो O बिंदु को B से मिला दें, तो अब ये देखो क्या है, OB क्या है, वृत्त की ये चतुर्थांश, वृत्त के जो चतुर्थांश भाग है उसकी ये त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की चतुर्थांश भाग की ये त्रिज्या हो जाएगी, है ना। यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं। ये 20 सेंटीमीटर है, देखो ये भी 20 है, क्योंकि ये वर्ग है ना, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। OA 20 दिया है
तो ए बी भी 20 होगा। अब यहां से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम ओ बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। देखो ध्यान दें, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहां से देखो इसको 20 लिखोगे, 20 का स्क्वायर, इसका भी देखो स्क्वायर करना है, मतलब 20 का स्क्वायर इसको भी लिखना है। तो बस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 और 400 का योग 800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओ बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। ओ बी का मतलब क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं ये वृत्त के चतुर्थांश भाग की त्रिज्या समझो हो गई है ना, वृत्त की त्रिज्या हो गई ये। इसका अगर हम वर्गमूल लें तो 800 का वर्गमूल, देखो ध्यान दें, 800 का वर्गमूल कितना होगा, ओ बी बराबर ये हमें मिल जाएगी 20√2। ठीक है, 400 दूनी 800, 400 का वर्गमूल ले लिया, 2 का वर्गमूल √2 लिख दिया। ठीक, ओ बी हमें निकल के आ गई, ये देखो 20√2 सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, अब हम देखो वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखो ध्यान दें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश भाग है, चौथाई है, तो हम बटे में 4 भी लिख सकते हो, या देखो सूत्र से लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा लिख दो। थीटा की वैल्यू देखो यहां कितनी है, ये 90 अंश का कोण है, और बटे में 360 लिख दो, बस उतनी बात आएगी। बिल्कुल देखो ध्यान से, 9 चौको 36, वही बात है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब देखो यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे, पाई क्या मान लिख दें, यहां से पाई का मान यहां से लिखेंगे हम 22/7 लिख दें, है ना, पाई का मान यहां 22/7 लिख दें। आर स्क्वायर का मतलब देखो ओ बी स्क्वायर, सीधी वैल्यू लिख दें यहां पर 800। ठीक है, 800, और बटे में कितना लिख दें, 4 लिख दें, है ना। तो चलो यहां से पाई का मान कैलकुलेट तो हो नहीं रहा, 3.14 ही लिख लें। ठीक है, पाई का मान 3.14 लिख लें। अब 4 को यहां से देखो, यहां 8 200 बार डिवाइड हो जाएगा, है ना, 800 कितने बार डिवाइड हो जाता है, 200 बार। तो अब हमें इनका दोनों का गुणा करना है। यहां देखो, जब डबल जीरो का यहां गुणा होगा, दशमलव तो खत्म हो जाएगा, 314 गुणा में 2। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 268 वर्ग सेंटीमीटर, ये देखो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ये पूरा जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लिया। अब इसमें हमें क्या घटाना है, इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना है। बस अब वर्ग का क्षेत्रफल यहां निकाल ले, देखो ध्यान से समझो, वर्ग ओ ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग, और भुजा है 20, तो आपको 20 का वर्ग लिखना है। 20 का वर्ग मतलब 400 वर्ग सेंटीमीटर। इस ये जो वर्ग है ना, उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब आप यहां लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, वृत्त का जो चतुर्थांश भाग 628 हमने निकाला है, इसमें से आपको 400 घटा देना है, बस ये 228 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 228 वर्ग सेंटीमीटर आपको आंसर में लिखना है। क्लियर बात। ठीक है, पूरा हमने चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाला, फिर इसके बाद हमने यहां से ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया, बस सीधी बात है इतनी। ठीक है, बस यहां पर त्रिज्या पता नहीं थी, तो हमने पहले त्रिज्या पता कर ली, और त्रिज्या वाले सूत्र ये से पाइथागोरस से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, और फिर इसके बाद हम यहां पर इसके पूरे चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाले, और इसके बाद ये वर्ग का क्षेत्रफल हमने घटा लिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। क्लियर, चलो इसको नोट कर लें। और आगे देखो यहां पर और एक सवाल है, अगला सवाल है, देखो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। देखो एकदम आसान बात है। यहां पर अगर बात घड़ी की जाए तो देखो घड़ी इस प्रकार से आपको बनानी है। यहां पर घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो ध्यान दें, यहां पर क्या होता है, यहां घड़ी में 12 बजते हैं, है ना, 12 होते हैं, यहां पर 3 होते हैं, यहां 6 होते हैं, यहां पर 9 होते हैं। इस प्रकार घड़ी होती है ना, यही तो घड़ी है। अब यहां पर ये मिनट की कोई सुई है, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई क्या करती है, यहां से पूरे 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब ये बताओ 5 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी, पहले तो ये ज्ञात करना है।
अगर हम ये मान लेते हैं कि 5 मिनट का मतलब समझते हो, ये देखो यहां पर 1 होता है, यहां पर ये 2 होता है और फिर 3 होता है, तो 5 मिनट में क्या होगा, ये वाली सुई यहां पर आ जाएगी, कहां पर, इस जगह पर, देखो इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये बीच का जो कोण बनेगा वो कितना कोण होगा, ये वाला कोण, ये देखो त्रिज्यखंड हो गया, ये त्रिज्यखंड, ठीक है। इस त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है कि मिनट की सुई के द्वारा जो 5 मिनट में जितना क्षेत्र घेरेगा उसका क्षेत्रफल बताओ, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, ये पूछा गया है। तो हमें कोण ये पता नहीं है, अगर कोण पता चल जाए तो सारी समस्या खत्म समझो। तो कोण ज्ञात कर लेते हैं। देखो ध्यान दें कैसे कोण ज्ञात करेंगे। यहां लिख दें मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, देखो ध्यान दें 60 मिनट मतलब 60 मिनट का मतलब ये देखो पूरा यहां से यहां तक जब राउंड करती है तब आपको 60 मिनट लगता है ना, 60 मिनट लगता है पूरे एक चक्कर में, मतलब 360 डिग्री का जब कोण बनता है तब आपका 60 मिनट होता है। 60 मिनट में, 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट, 60 मिनट में बना कोण, बना कोण 60 मिनट में कितना कोण बनता है, आपको लिखना है 360 डिग्री। तो एक मिनट में बताओ कितना कोण बनेगा, ये बनेगा 360 बटे 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया है 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। 5 मिनट में देखो ये कोण 5 ही मिनट का तो बना है, तो 5 मिनट में बना कोण आपको लिखना है 360 बटे में 60 और यहां 5 का गुणा कर लें। तो ये देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटोगे, 6 छक्का 36, 6 बार और 6 पंचे 30, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 30 अंश का। अब आपको देखो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां देखो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है। बस यहां से देखो पाई की वैल्यू हमें पता है, या लिखना चाहो तो देखो लिख दो 22 बटे 7 लिख दें। आर की वैल्यू कितनी लिखोगे, देखो आर की वैल्यू तो आर लिखनी है, आर स्क्वायर ज्यों का त्यों, प्रश्न में आर की वैल्यू आर दी गई है। थीटा को जरूर 30 अंश लिख लो और बटे में 360 लिख लो। अगर बाई द वे पाई का मान यहां दिया नहीं गया है तो आप चाहो तो पाई का पाई लिखा रहने दें, क्योंकि आर का भी आ रही है तो पाई का पाई बना रहने दो, कोई बात नहीं। 0 से 0 कैंसिल कर दें और 3 से इसको करोगे तो 12 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में लिखना है पाई आर स्क्वायर बटे 12, यहां वर्ग इकाई लिख दें। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। तो ये आपको 5 मिनट में, 5 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा जो त्रिज्यखंड आपसे पूछा गया है वो लिखना है पाई आर स्क्वायर बटे 12 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, यहां 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड व दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो यहां पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको यहां वृत्त बनाना है, जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ऐसा एक आपको यहां वृत्त बनाना है। और यहां से हमें ऐसा दिया गया है कि यहां पर देखो एक आपका कोई ये ए बी जीवा है, ये क्या है, ए बी एक जीवा है और ये जीवा ए बी केंद्र पर समकोण बनाती है, ऐसा प्रश्न कहता है। देखो ये केंद्र पर समकोण बनाती है, मानी 90 डिग्री का आपका ये कोण दिया गया है, ठीक है। केंद्र पर कितने का कोण बनाती है ये जीवा, समकोण बनाती है। कहा है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बताइए। देखो लघु वृत्तखंड तो आपका ये देखो इतना हो जाएगा, है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। और दीर्घ वृत्तखंड इसके ऊपर वाला हो जाएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लघु वृत्तखंड की बात करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु को घटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान दें, इस वृत्त की त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। बस समझो ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है हमें, देखो ध्यान दें, सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, कैसे ज्ञात करोगे? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से हमें घटाना है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये कैसा त्रिभुज है? समकोणी त्रिभुज है, तो समकोणी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटाना है। बस समझो काम हमारा एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, माइनस ये देखो समकोणी त्रिभुज है बच्चों, यहां पर ये 90 अंश का कोण बना है, इसका मतलब ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, और ये आपकी AB इसका कर्ण हो जाएगी, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है, देखो आधार आपका ये 10 हो जाएगा, इसका लंब भी 10 हो जाएगा, और बटे में 2 लिख दो। देखो सीधी बात है ना, लंब और आधार, यही तो आधार और लंब वाली भुजाएं हैं, कर्ण तो आपका AB है, तो इन दोनों का गुणनफल बटे 2 लिख दें, बस सीधी सीधी बात हो गई। बस इसको हल करोगे आंसर मिल जाएगा। यहां से देखो पाई की वैल्यू हम यहां रख लेते हैं, पाई का मान 3.14 लिख लें, आर की वैल्यू 10 लिखें, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान 90 लिख दें, और बटे में 360 लिख लें। ठीक है, माइनस में यहां से देखो इसको 10 का 10 में गुणा 100, 100 में 2 का भाग करोगे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए और आगे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 9 चौको 36, 4 बार इसको कैंसिल कर दें, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा करोगे दशमलव खत्म हो जाएगा, 314 हो जाएगा, बटे में 4 माइनस का 50। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, और 314 लिख दो, 314 और माइनस में ये आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 200, तो 114 ऊपर बचेगा, और नीचे बटे में 4, बस 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 बचा 34 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 है ना, 4 अट्ठे 32, और दशमलव लगा दो भैया, 32 का मतलब यहां से 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो देखो 28.5 ये हमने निकाल लिया, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, और इसमें से 28.5 घटा दो, बस दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले हमें क्या करना है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हम यहां से देखो 3.14 लिख लें, आर का मान हम 10 लिखें, 10 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये देखो हो जाएगा 314, देखो ध्यान दें 10 का स्क्वायर 100, 100 का जब गुणा करोगे दशमलव खत्म हो जाएगा, 314 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से 28.5 घटा दो, तो समझो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। यहां लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें ये घटा देना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 314, और इसमें से हमें 28.5 घटाना है, 28.5 घटाना है। तो अब देखो ध्यान दें, यहां पर हम क्या करेंगे, 10 में से 5, तो देखो 5 बचेगा, इस प्रकार लिख लें 314.0, और यहां से देखो 28.5 आपको घटाना है, 10 में से 5 घटाओगे देखो 5 है ना, और यहां पर ये 13 में से 8 घटाओगे 5, और ये 10 में से ये 2 घटाओगे 8, यहां पर 2, आपको लिखना है 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्लियर बात है। चलो यहां इसको नोट करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको नोट कर लें। तो बच्चों अब यहां से देखिए 2 प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहां लिखा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल जो अभी प्रश्न हमने लगवाया बिल्कुल उसी के अनुसार आपको लगाना है। ये आपका जो दूसरा प्रश्न है वो भी देखो ध्यान दें, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, जबकि यहां से त्रिज्या 3.5 इसकी दी गई है। त्रिज्या का मतलब देखो OB, ये 3.5 इसको यहां कह सकते हैं, ये 3.5 दिया है, और इसमें OD की माप ये देखो OD है, OD की माप यहां से 2 दी गई है। तो यहां से वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल पूरा निकालें, और इसमें से इस त्रिभुज को क्षेत्रफल को घटा दें, तो बस ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से हैं, पूरे चैप्टर को, है ना, पूरे चैप्टर को ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, इनको आप कंप्लीट कर लें। उम्मीद है कि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।